10 मिनट का टाइम हमें दिया था मेरे मदर को, जैसा वो बताती हैं, और उन 10 मिनट में उनके घर से बाहर निकलना था। कुरान शरीफ उठा के बाहर निकली, बाद हमारे मकान की बुलडोजर की तो अपनी ड्यूटी पे था, ऑन कैमरा था, और मेरा मकान की मुझे लगी कि मेरा मकान भी तोड़ रहे हैं। मेरे पे या मेरे परिवार पे प्यार नहीं है, आज तक नहीं है, फिर भी मैंने अपना मकान खोया है। जस्टिस की तलाश में मैं 3 साल से जो है इंदौर हाई कोर्ट में एमपी में केस लड़ रहा हूँ, पर तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। शायद मेरा ना कोई क्रिमिनल है, ना मेरा कोई परिवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरा मकान डिमोलिश कर दिया। के पास मकान के सारे डॉक्यूमेंट्स थे या फिर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया? आज इत्तेफाक से साबिक एमपी सैयद इम्तियाज़ जलील के ऑफ़िस पे जाना हुआ। वहाँ पे एक अजीब सा मंज़र देखने में आया। एक नौजवान इम्तियाज़ जलील साहब से मिल रहा था और उसकी बातचीत की कैफियत देखकर थोड़ी देर के लिए यानी तवज्जो देना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी। वो नौजवान कौन था और क्यों इम्तियाज़ जलील साहब से मिल रहा था, जब इसकी तह में हम गए तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानिश खान की। दानिश खान इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश खान साहब एमपी से आए हैं। एमपी के एक गांव से आए हैं और इम्तियाज़ जलील साहब से मिलने का मकसद क्या था, वो मकसद उन्होंने हमें सरसरी बता चुके हैं, लेकिन आप भी सुनिए उनकी ज़बानी। जी दानिश साहब, एशिया एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। इम्तियाज़ जलील साहब से मिले आज आप, क्या वजह थी? काफ़ी जज्बाती मंज़र था वो जो मैंने देखा। इम्तियाज़ जलील साहब एक 2 साल से मैं उन्हें कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूँ और देखता हूँ कि वो एमपी से पहले एमएलए भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में, और इससे पहले भी वो लोगों के लिए हमेशा लड़े हैं। उन्होंने सरकार की आंख से आंख मिलाई है और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। पहले भी औरंगाबाद में आदर्श सोसाइटी या कुछ आदर्श बैंक घोटाले के अंदर उन लोगों ने लोगों के साथ धरने में वेट करके और लोगों को न्याय दिलाया है। और ऐसे कई वाक़या मैंने उनका पढ़ा है, देखा है कि वो डाउन टू अर्थ जा कर के लोगों की मदद करते हैं। आज मेरे पास कोई ऐसा फेस नहीं था कि जिसके लिए मैं तलाश रहा था कि मैं अपना जो केस है, ये जो अपना प्रॉब्लम है, वो किसके सामने रखूं। तो आपके साथ क्या मामला पेश आया और जो ऐसी क्या बात थी जो आपको मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक लेके आई और इम्तियाज़ जलील से मुलाकात पे मजबूर? मामला कुछ ऐसा था कि 2022 में कुछ कम्युनल राइट्स हुए थे हमारे सेंधवा में, जिसमें कुछ 11 लोगों के मकान को जो है बुलडोज़र से डिमोलिश किया गया था। लेकिन उसमें एक मेरा भी मकान डिमोलिश कर दिया था, जिसका कोई इस चीज़ों से और कम्युनल चीज़ों से कोई संबंध नहीं था। मैं उस वक्त अपने ड्यूटी पे था, ऑन रिकॉर्ड था, ऑन कैमरा था, और मेरा मकान की मुझे खबर लगी कि मेरा मकान भी तोड़ रहे हैं, और मेरे पे या मेरे परिवार पे कोई एफआईआर नहीं है, आज तक नहीं है, फिर भी मैंने अपना मकान खोया है। और इसी जस्टिस की तलाश में मैं पिछले 3.5 साल से जो है इंदौर हाई कोर्ट में एमपी में केस लड़ रहा हूँ, पर आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। इसी कारण न्याय की राह तलाशते हुए मैं जलील साहब से मिला और अपनी आपबीती सुनाई। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ऑन ड्यूटी थे, इन कैमरा थे, तो आप ड्यूटी कहाँ कर रहे थे उस वक्त? एक्चुअली मैं ड्यूटी कर रहा था मेरे ऑफिस में, जो मैं सर्विस सेंटर पे एज ए सर्विस मैनेजर काम करता हूँ। और ये जब ये मकान का दृश्य मेरे सामने, मतलब टेलीफोनिक ही घर वालों ने मुझे बताया, मम्मी ने बुलाया कि यहाँ पर जो कल राइट्स हुए थे उसमें अपना भी मकान तोड़ रहे हैं। तो मेरी मदर से मेरा यही कहना था कि अपना तो कोई लेना देना है नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन वहाँ पर एक्चुअल यही हुआ कि फोर्स लगा करके और प्रशासन ने हमारा भी मकान को बुलडोज किया। तो आपके पास मकान के सारे डॉक्यूमेंट्स थे या फिर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था? मेरा मकान, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मेरा मकान पूर्ण रूप से वैलिड है, मेरा कोई लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। उसके पीछे 2-3 जो बड़े रीजंस है वो इस तरीके से है कि मेरी मदर के नाम से रजिस्ट्री है और सारी एनओसी जो है उस मकान की क्लियर है। उस पर एक प्राइवेट बैंक, निजी बैंक का जो है
5 लाख का लोन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने उस पर मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में उसमें सब्सिडी भी दी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रमाण हैं वो ये साबित करते हैं सर कि मेरा जो मकान है वो पूर्ण रूप से वैध है, लीगल है। अब देखिए, जब भी किसी डिमोलिशन की कार्रवाई होती है या इस तरह का एक्शन लिया जाता है, तो उमूमन कॉरपोरेशन की तरफ से हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस दी जाती है, बाकायदा वहाँ पे नोटिस चिस्पा की जाती है, 15 दिन का वक्त दिया जाता है। ये एक लीगल प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया गया। कोई भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम्म, जो संविधान के अनुसार बना गया है नगर निगम ने फॉलो नहीं किया। 10 मिनट का टाइम हमें दिया था मेरी मदर को, जैसा वो बताती हैं, और उन 10 मिनट में उनके पास ये था कि घर से बाहर निकलना था। तो उन 10 मिनट में उन्होंने निकलने से पहले ना जेवर उठाए, ना फर्नीचर उठाया, ना कुछ रकम कैश उठाई। उन्होंने कुरान शरीफ को उठाया और वो बाहर निकल गई थी। ये एक अद्भुत कहानी थी, क्योंकि हमें सबसे पहले हिफाजत उसी चीज़ की करना थी। मेरी माँ वहाँ से कुरान शरीफ उठा के बाहर निकली और 10 मिनट बाद हमारे मकान की बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस वक्त आपके घर में कितने लोग थे? मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी और मेरी वाइफ थी। तो ये कार्रवाई हो गई है, आपको फ़ोन के ज़रिए मालूम पड़ा, फिर उसके बाद क्या कैफियत रही? उसके बाद मैं बड़ा मायूस हो गया था सर, और मैं परेशान हुआ। मैंने अपने जितने अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो अच्छे ओहदेदार थे, जो अधिकारी लेवल के लोग थे, मैंने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। और हमारा जो कस्बा है, जो एरिया है, वो छोटी पॉपुलेशन है वहाँ, तो सब अमूमन एक दूसरे को लोग जानते हैं। तो मैंने कोशिश करी, लेकिन जब तक मेरा पूरा जो है नुकसान हो चुका था और गवर्नमेंट ने मेरा मकान डिमोलिश कर दिया था, और वहाँ पर मैंने सबसे मदद मांगने की कोशिश करी, पर एट ए टाइम कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। बाद में सारे लोगों ने मुझे सहानुभूति दी और सहायता के लिए अपना वो भी प्रकट किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। और रियल में पूरी जो पॉपुलेशन है उसका 70-80% जो पीपल्स हैं मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरे जो नाना थे, ग्रैंडफादर, वो जो एक्स पटवारी थे वहाँ पे गवर्नमेंट में, तो सब उन्हें बाय द वे हमें उन्हीं के नाम से जानते हैं। और सबको पता था कि एक गलत वाकया गवर्नमेंट से या प्रशासन से हो गया है, और उसी न्याय की तलाश में मैं 3.5 साल से लड़ रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, आपके पास मकान के सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, यहाँ तक कि आप नल का टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, तो उसके भी यानी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद तो आप गए होंगे ना, नगर निगम गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट डीएम के पास गए होंगे, जहाँ तो तक क्या रिजल्ट क्या रहा है? जहाँ तक सर डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, तो मेरा जब मकान बुलडोजर से डिमोलिश हुआ था 2022 10 अप्रैल, उसके 11 महीने आगे तक का, मतलब 2023 मई तक का टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर दिया था। उसके बाद वाटर स्लिप, उसके बाद भवन निर्माण प्रमाण पत्र, भवन प्रमाण पत्र इट मीन्स के वो भवन या वो मकान गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की नगर निगम के रिकॉर्ड में इतने नंबर पे दर्ज है, मतलब इलीगल है। भवन प्रमाण लीगल है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात कर यस यस यस। अच्छा। तो सारे दस्तावेज जो नगर निगम से मिलते हैं, वो नगर पालिका से मिलते हैं, वो सारे दस्तावेज मेरे ऑलरेडी कंप्लीट थे। उसके अंदर मुझे लोन लेने में भी जो जो दस्तावेज की ज़रूरत थी, जो मेरे कम थे, वो भी मैंने लोन से पहले पूरे कर लिए थे। जैसे कि बिजली विभाग की एनओसी लगती है कि आपका जो कनेक्शन है वो भी तो इलीगल नहीं है, बैंक ये भी वैलिडेट करती है, वो भी मेरा लीगल है। वहाँ की एनओसी, एसडीएम की एनओसी, नगर निगम की एनओसी, सारी एनओसी लेकर के और सारे दस्तावेज, टैक्सेस सारे कंप्लीट करके ये मकान जो है मैंने निर्माण किया था। और ये मकान में एक बहुत इमोशनल कनेक्ट था। इमोशनली मेरी जो मदर है, उनके जो फादर है, मतलब मेरे नाना, उनको ये मकान उन्होंने गिफ्ट में दिया था। जो मकान का निर्माण मैंने अपने नौकरी में किया, और उसके बाद वो 11 महीने बाद डिमोलिश हो गया। यानी आपने मकान डिमोलिशन होने से सिर्फ 11 महीने पहले उसको है तो रिनोवेट किया था? जी, नया कंस्ट्रक्शन किया था पूरा डिमोलिश करके,
क्योंकि वो मकान उस ज़माने का बना हुआ था, लकड़ी और केवलू का, जो अमूमन सारे मकान हुआ करते थे उस ज़माने में। लोन कितना दिया था उसके लिए? उस पे मैंने सर 5 लाख का लोन लिया था और 2.5 लाख रुपए की गवर्नमेंट की सब्सिडी जो प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छा, में मिलती पीएम है। आवास योजना। जी, वो भी एलिजिबल क्राइटेरिया होता है उसका भी, कि उसके लिए रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, और वो जो 2-3 चीज़ें वो होना ज़रूरी है, नक्शा पास होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में आना चाहिए, बीपीएल का कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें के बाद ही पीएम आवास योजना का फ़ायदा मिलता है, मतलब वो भी वैलिड करने के बाद ही मिलता है। अब यहाँ पर एक बैंक का लोन, एक पीएमएस आवास योजना का फ़ायदा, और तीसरा गवर्नमेंट के सारे दस्तावेज होने के बाद भी मेरा मकान टूट गया। और सबसे पेंडेमिक बात ये थी, जिसकी तलाश में मैं आज भी हूँ और कल भी मैं राह देखूँगा, और यही मेरी आशा है कि बिना एफआईआर, मेरा ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मेरा कोई परिवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरा मकान डिमोलिश कर दिया गया। तो मदद के लिए कुछ हाथ भी आगे आए होंगे, कुछ लोग सामने आए होंगे? उस समय हमारी जो लोकल कम्युनिटी के कुछ जो लोग थे, और जो मस्जिद कमेटी के कुछ लोग थे, और एपीसीआर एक संगठन था, उन्होंने हमारी फाइनेंशियल हेल्प करी। जस्टिस के लिए गवर्नमेंट, मतलब हाई कोर्ट में जस्टिस के लिए भी हेल्प करी, लेकिन हमें जस्टिस नहीं मिला सर। मतलब कोर्ट, आप तो हाई कोर्ट में गए हैं ना इस मामले को लेकर? हाई कोर्ट में लंबी थे, मामला चल रहा है। अच्छा, तो आपका मतलब आपने खुद वकील लगाया है या जो नहीं, एपीसीआर जो एक ह्यूमन राइट्स को वायलेंस के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया उस टाइम, एट ए टाइम, और हमारा ये केस लगाना। आपके डॉक्यूमेंट जो मैंने सरसरी देखा है, तो एक लिहाज से पिछले 3 साल से ये मामला आपका कोर्ट में लंबित है, जी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी। तो अभी तक इसका स्टेटस क्या है आज की डेट पे? स्टेटस तो सर कोई स्टेटस में कोई चेंज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। स्टेटस यही है कि तारीख बढ़ जाती है, हमें ऑनलाइन पता चल जाता है, इसमें ना कोई डिसीजन हो रहा है, ना कोई किसी प्रकार का कोई न्याय की उम्मीद दिख रही है। आपके वकील का क्या रोल रहा है इस पूरे मामले में? वकील साहब का यही कहना पड़ रहा है कि ठीक है, ये सिविल का मामला है, इसके अंदर मजिस्ट्रेट के विवेक पे भी रहता है कि या तो साल भर में हो जाए, या तो 10 साल भी लग जाए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आज इस पूरे उसको 3.5 साल गुजर चुके हैं, तो आपने काफ़ी देखिए कैसा है, किसी का घर टूटना अपने आप में एक ख्वाब है, इंसान का ख्वाब होता है वो तो, और जब वो कंप्लीट करता है, और आपके साथ तो सिर्फ बनने के बाद 11 महीने के बाद ही उस पर बुलडोज़र चल गया। गालिबन मेरे ख्याल से ये पहला मकान रहा होगा मध्य प्रदेश में जिस पे बुलडोज़र चला। जी बिल्कुल, उस टाइम पे तो ये पहले ही इंसिडेंट था जिसमें मकान टूटने की कार्रवाई हुई थी मध्य प्रदेश में, यानी सबसे पहले आप ही लोगों का। जी जी। तो आपके अलावा और कितने मकान टूटे थे उस 11 मकान टूटे थे सर उस समय पूरे शहर में। 11 मकान टोटल टूटे थे। तो आप ये पूरे वसूख से कह रहे हैं कि एफआईआर में कहीं पे भी आपका नाम नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर मेरा नाम। तो फिर आपको इस लड़ाई में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही, क्यों ये डिले हो रहा है, इसकी वजह क्या है? यही राज तलाशते तलाशते मैं आज इम्तियाज़ जलील साहब के पास पहुंचा सर। यही आपके पहले सवाल का जवाब है कि कौन फेस है जो हमारी सुन सकता है आज के टाइम। ना हमारा कंट्रोल कोर्ट पे है, एक आम आदमी का कंट्रोल कैसे रहेगा किस चीज़ पे? ना कंट्रोल कोर्ट पे रहेगा, ना न्याय पे रहेगा। उम्मीद ही लगा सकता है एक आम आदमी लड़ाई के बाद? नहीं, लेकिन भाई इस दौरान देखिए कैसा है कि लोकल लीडरशिप होती है, आपके एरिया का होता है, डिवीज़न का होता है, आपकी स्टेट का मतलब कैपिटल जो होता है भोपाल है, आपके पास यानी मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है? सर मुस्लिम लीडरशिप है नहीं है ये नहीं, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि मुझे न्याय चाहिए। और यहाँ तक तो आप कहाँ किस किस से मिले इस दौरान? मैं आपको जहाँ तक मुस्लिम लीडरशिप की बात करी, इससे पहले और ले जाना चाहता हूँ कि जैसे जब वो मकान टूटा था, जब वो पहला इंसिडेंट था, लेकिन अब तो देश भर में मकान टूट रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर एक रूल लगा दिया है और सारे स्टेट को निर्देशित भी किया है और एक बॉडी बना दी है कि इस तरीके से किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। बराबर। तो कहीं ना कहीं मैं किसी बड़ी प्लेटफॉर्म पे या बड़ी लीडरशिप से मिलके वो मायने नहीं रखता कि वो हिंदू मुस्लिम, मैं इसी चीज़ की तलाश में कि कम से कम मेरा जो मामला है वो इतना जेन्युइन है कि अगर वो सही जगह और सही प्लेस पे और सही हाथों पे पहुंच जाए मुझे न्याय मिल जाए। तो मैं यही तलाश में आज जलील साहब के पास आया ताकि मेरा केस जो है वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाए
अच्छा, इम्तियाज़ जलील साहब से मिलने से पहले आपने कोशिश की होंगी ना कुछ मैंने लोगों से हाँ मिलने लोकल जो हमारे लीडर्स थे हम्म। अलग अलग पार्टी से जिनका ताल्लुकात है उनसे मैंने काफ़ी मिलने की कोशिश करी, लेकिन कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पांस ठीक ही रहा क्योंकि लीडरशिप का भी यही कहना पड़ा कि अभी मामला कोर्ट में है हम्म। और आपका मामला जो है जेन्युइन है, जो हम जानते हैं। ठीक है, प्रशासन से जो हुआ उन्होंने अपने प्रशासन ने जहाँ तक मुझे है जानकारी में कि उन्होंने ये बताया कि हमने अतिक्रमण की कार्रवाई करी है। तो मेरा ख्याल जहाँ तक मैं समझता हूँ अतिक्रमण की कार्रवाई एक सभी के लिए होती है, तो अतिक्रमण की कार्रवाई उन्होंने बताई है और मामला न्यायालय में है, लंबित हो रहा है, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल झेल रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपने लोन लेकर वो मकान तामीर किया, तो जाहिर सी बात है बैंक वाले तो खामोश नहीं रहे होंगे। हाँ जी, बैंक की तरफ से मुझे बड़ा प्रेशर आ रहा है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी था बैंक का, लेकिन बैंक इंश्योरेंस मानने को तैयार नहीं हुई और इसकी एक अलग लड़ाई मैंने लड़ी है। वो भी एक चल रहा है कि मैंने कुछ बैंक को भी मेल वगैरह किए हैं कि आप मेरा इंश्योरेंस कवर करो, लेकिन उनका कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। आखिर में यही है कि मुझे उनको भी उनके खिलाफ भी पिटीशन डालना पड़ेगी क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लिया था। मुझे तो पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, लेकिन वो उसमें आता है क्योंकि उसके अंदर मैंने जब रूल पढ़े हैं इंश्योरेंस के, तो पहला रूल ही ये राइट्स लिखा हुआ है उसमें। लेकिन बैंक वाले मानने को तैयार जी जी, बैंक वाले मानने को तैयार नहीं और वो रिकवरी निकाल रहे हैं मेरे पे। नहीं। इम्तियाज़ जलील से बातचीत हुई क्या, किस नतीजे पे पहुंचे? हाँ, जलील साहब को बताया है, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है आपका मैटर जो है हम उसको वॉच करेंगे, रीड करेंगे और आगे क्या आपकी न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं हम इंश्योर होकर आपको बिल्कुल मदद करेंगे। आप क्या चाहते हैं आगे चल के क्या होना चाहिए? मैं न्याय चाहता हूँ सर, न्याय, बस न्याय। मुझे मुस्लिम लीडरशिप, हिंदू लीडरशिप, कम्युनल, सेकुलर कोई मतलब नहीं। मैं एक इंजीनियर हूँ और नौकरी पेशा आदमी हूँ, ज़िंदगी भर मुझे नौकरी करना है, तो मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। लेकिन दानिश भाई इस पूरे उसमें जाहिर सी बात है आपको बड़ी तगोदो करना पड़ी, जद्दोजहद करना 3.5 पड़ी। साल का सफ़र मेरी ज़िंदगी के 33 साल के सफ़र में सबसे कठिन रहा सर। इस बीच आपकी नौकरी भी चली गई। जी, मेरी नौकरी में भी प्रॉब्लम आई और बहुत सारी प्रॉब्लम झेली सर, आगे की नौकरियों में भी प्रॉब्लम झेली। सिविल मेरा ख़राब हो गया सर। आज ये है कि मैं 10,000 का भी लोन नहीं ले सकता क्योंकि बैंक की किस्त डिसकंटिन्यू हुई, मैं रेंटेड रहने लगा। अब मैं अपनी फैमिली को देखता, अपना सिविल देखता या बैंकों को देखता, मकान को देखता या अदालत में केस लड़ता। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी में तो इंसान सबसे पहले फैमिली देखता है। तो मैंने फैमिली देखी और मैंने 3.5 साल रेंटेड रह करके अपना वापस से शुरू काम स्टार्ट कर करके और प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग जगहों पे नौकरी करके मैंने ये जर्नी को पूरा किया और एक बुरे समय को निकालने की कोशिश करी। अब देखिए जैसा कि आपने बताया आज की डेट में आप समझो एक तरह से बेरोज़गार हैं जी, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है और बैंक का कर्ज है, आप किराए के घर में हैं, जो भी सिचुएशन है ऐसे उसमें आप न्याय हासिल करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, जी, ये आज हिंदुस्तान में तकरीबन हर तीसरे आदमी के साथ ये हो रहा है क्योंकि अब बुलडोज़र जस्टिस जो है तो पूरे मुल्क में फैल गया है। जी। क्या कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए सर, लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूँ उम्मीदों के साथ। कुछ लोग सपोर्ट में भी मिले जिनका आभार मैं ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता। कुछ जो जिनसे उम्मीद नहीं थी, जो मेरे धर्म से, मेरे मज़हब से जिनका लेना देना नहीं था, कुछ गैर मज़हब के लोग मेरे को सपोर्ट के लिए खड़े हुए। हाँ, इसी में एक चीज़ रह गई है, जैसा कि आपने कहा इम्तियाज़ जलील तक रसाई कैसे हाँ, पॉसिबल इम्तियाज़ जलील साहब तक मेरे को एक औरंगाबाद के एक हमारे मित्र हैं पंडित जी, गौतम जी पंडित। तो गौतम जी पंडित जी तो मेरे अच्छे रिलेशन रहे हैं, वो ज्योतिष हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही बोला कि दानिश क्योंकि उनके भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स है सारे लीडर्स में वगैरह में, कांग्रेस, बीजेपी और सारे सत्ता के जितने भी लोग हैं उनसे अच्छे परिचय हैं। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट करा कि मैं औरंगाबाद होने के नाते भी और इम्तियाज़ जलील साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो अच्छे लीडर है, आपको वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो यानी और उनका अच्छा सपोर्ट रहा मुझे जलील साहब तक पहुँचाना। आज पहली मर्तबा आप इम्तियाज़ जलील साहब से मिले, क्या आपको उम्मीद है कि मामला बिल्कुल सर, किसी ना किसी हद तक सॉर्ट आउट होगा? सर मुझे एक ट्रैक की आवश्यकता है ओहो, कि मैं एक सही दिशा पकड़ के और सही रास्ता पकड़ के जिस ये जो
इंसिडेंट हुआ है, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूँ और मुझे न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात थैंक यू सर, करने के थैंक यू लिए। सो मच। ये है दानिश खान जो मध्य प्रदेश से औरंगाबाद आए हैं। दानिश खान की इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात हुई, आपने पूरी कहानी सुनी। आपको ये भी बता दें कि दानिश खान का पहला मकान है जिस पे बुलडोज़र चलाया गया था। अब ये बात आम हो चुकी है, लेकिन ये वो मकान है जिसके सारे दस्तावेज़ात थे। दानिश खान का पूरा रिकॉर्ड जो है, किरदार जो है तो साफ़ व शफ़ाफ है। एक इंजीनियर के साथ ये सब कुछ होता है क्या, और वो इंसाफ के लिए पिछले 3.5 साल से दर बदर भटकता है। आज दानिश खान ने इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात की है और पुरुम्मीद है कि इस मसले को कहीं ना कहीं तक हल किया जा सकेगा। इस पूरे मामले में एक बात ये भी देखनी चाहिए कि मुस्लिम क़यादत कहाँ है, और इम्तियाज़ जलील को आज मुल्क भर में उम्मीद की नज़र से देखा जा रहा है। इसका सबूत दानिश खान का मध्य प्रदेश से औरंगाबाद आना और अपनी बिपता बयान करना है। ये मसला हल होगा या नहीं होगा, ये मुस्तक़बिल का मामला है। अल्लाह करे कि ये मसला हल हो जाए। अब इसमें एक पहलू ये भी है कि दानिश खान जो है तो जो कुछ भी कह रहे हैं, ये कितना सच है या कितना झूठ है इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफ़िस पे मैंने जो मंज़र देखा, वो एक मज़लूम को अपनी बिपता बयान करते हुए देखा। और कोई भी मज़लूम जिसकी आँख से आंसू जा रहे हो झूठ तो नहीं बोल सकता। तो हमारा काम एक मज़लूम की आवाज़ सरकारी इदारों तक, हुकूमत तक पहुंचाना है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना ये हुकूमत की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ये और इसी तरह की ख़बरें देखने के लिए देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया।